पहला क्या था क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी रिएक्शन कौन सी थी, जल्दी बोलो, लेड नाइट्रेट। इसको डिकम्पोज करोगे कितनी बार बनेगा PbO, 2 बार। NO2 कितनी बार बनेगा जल्दी बताओ, 4 और O2, ठीक है, बस ये खत्म हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चूना। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, व्हाइट वॉश में। व्हाइट वॉश मतलब खुदाई में। क्या क्वेश्चन है, जो ये चूना है जब ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, वो अभिक्रिया लिखो। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, हाँ क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड H2 CaOH 4 ट्वाइस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है तो संतुलित, एक कैल्शियम, एक 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। साथ में इसमें क्या बाहर निकलती है, किसी भी अभिक्रिया में अगर एनर्जी या हीट बाहर निकलती है तो उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलते हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हिंदी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, अपने आप तुम लोग कर लेना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है, लेकिन तुमने अभी ये रिएक्शन पढ़ी, ये ऊष्माक्षेपी होगी या नहीं होगी बताओ, इसमें तुम ऊर्जा दे रहे हो, ये क्या है, तुम गर्म कर रहे हो ना, गर्म करने का मतलब ऊर्जा ही दे रहे हो, ठीक है। हीट करने का मतलब हीट जो है ऊष्मा जो है वो भी तो ऊर्जा की फॉर्म है, तो ये अभिक्रिया किसमें मानी जाएगी, ऊष्माशोषी, जैसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ये भी हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एक उदाहरण दो किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, और एक उदाहरण दो ऊष्माशोषी का। तो पहले तुम परिभाषा लिखोगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें कि ऊर्जा अवशोषित होती है, जाती है रिएक्शन के अंदर, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें कि ऊष्मा बाहर निकल जाती है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल लिख दोगे। एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, क्या पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन की हिंदी क्या, श्वसन। श्वसन को सांस लेने को कहते हैं क्या। चलो ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन देखो C6H12O6, बायो में भी तुमने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है, ग्लूकोज तो है ही बच्चे, ये ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं हम, हमारे बॉडी के अंदर जो भी तुम चीज खाते हो तो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन गैस कहाँ पे पहुंच जाती है, सेल के अंदर। सेल के अंदर पहले से ये होता है, ये दोनों अभिक्रिया करके 6CO2 बनाते हैं, 6H2O, और फिर से यहाँ से क्या बाहर निकलती है, एनर्जी। वही एनर्जी जिसका तुम इस्तेमाल करते हो, या मैं कर रहा हूँ बोलने के लिए, चलने के लिए, ये पूरी एनर्जी इस अभिक्रिया से ही तो मिलती है। इसमें ग्लूकोज टूट रहा है, किससे अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से, और क्या बन रहा है, CO2 और H2O। ये अभिक्रिया बताओ क्या है, ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है। ऐसे पता चला, निकल रही है ना ऊर्जा, समझ में आ गया सबके। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने वाला, तो उससे बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका हमने कहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, जल के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही वो मतलब सॉल्यूशन होता है जिसका तुम व्हाइट वॉश करने में यूज करते हो, और इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये सब याद रखना, लिखना मत, लिखने का टाइम दूंगा नहीं मैं। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने तुम लोगों से कहा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का तुमने एक प्रकार पढ़ा ना, गर्म करके तोड़ना। अभी 2 बचे हैं, कौन कौन से, एक तो सूर्य के प्रकाश से, इसकी अभिक्रिया याद रखना। सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सूर्य के प्रकाश में रखते हो, कहाँ रखते हो, सूर्य के प्रकाश में, तो ये टूट के 2Ag बना लेता है और Br2, ठीक है। इस वाले यौगिक का इस्तेमाल पहले फोटोग्राफी में होता था। इसमें पहले क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कैमरे होते थे उसमें रील लगती थी, देखें कभी। आजकल तो जरूरत नहीं है ना, आजकल माइक्रो कार्ड होता है, SD कार्ड होता है, चिप उसमें स्टोर हो जाता है। लेकिन पहले के जो कैमरेज होते थे उसमें
रील होती थी और उसको क्या कहते हैं, फिर फोटो खींचने के बाद उसको इस विलेन में डालते थे AGBR में, तब जाके वो फोटो देखना स्टार्ट होता था, उसको सुखाते थे 3-4 दिन तक। ठीक है, अब ये सब नहीं होता, लेकिन तब भी तुम याद रखना कि इस यौगिक का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, क्या होता था, कुछ भी हो, फोटोग्राफी। अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि उस यौगिक का नाम बताओ जिसका फोटोग्राफी में यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। फिर क्वेश्चन आता है कि उसकी अभिक्रिया लिखो जब उसको हम कहाँ पे रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में। बहुत आसान है, Ag अलग कर दो और Br2। अब तुम कहोगे सर आपने Ag के सामने तो 2 लगाया है और Br के साथ नीचे 2 लगाया है, कोई बताएगा ऐसा क्यों है? अगर मैंने इसे ऐसे लिखा है और इसको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ये अणु है, सॉरी ये परमाणु है। ये क्या है, ये परमाणु, और ये क्या है, अणु। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमाणु की फॉर्म में रहती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो परमाणु की फॉर्म में नहीं रह सकती, वो हमेशा कैसे रहती हैं, अणु में। जैसे ऑक्सीजन गैस है, कौन सी गैस, कभी भी तुमने ऑक्सीजन को ऐसे नहीं लिखा होगा अकेले, कैसे लिखते हो, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा अणु की फॉर्म में रहता है। आयरन, कभी तुम आयरन को ऐसे लिखते हो, बिल्कुल भी नहीं, आयरन को तुम ऐसे लिख लेते हो, और अगर 2 बार लिखना हो तो 2 यहाँ पे लगाते हो, मतलब ये कैसे रहता है, अणु, परमाणु की फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये एटम की फॉर्म में रहता है और ये मॉलिक्यूल। एटम को क्या बोलते हो तुम, परमाणु, और अणु मतलब मॉलिक्यूल। तो लिखने का तरीका समझ में आया, Ag के सामने 2 लगेगा लेकिन Br के नीचे। ऐसे मालूम है तुम्हें ये रिएक्शन दे दूं करने के लिए, ये आ जाए एग्जाम में, AgCl और क्या लिखा हो, सूर्य का प्रकाश। तुम्हें ये याद होता है कि सर 2Ag अलग, बिल्कुल सेम करोगे, 2Ag + Cl2। समझ में आ गया सब? ये कौन सी अभिक्रिया होगी, सूर्य के प्रकाश से। तो नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत धारा प्रवाहित करा के। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल का। जल के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, सबको याद होगा। इसके लिए हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, बैटरी, इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, इसमें हमने क्या ले लिया, जल। क्या ले लिया, H2O। लेकिन इसके अंदर जल तो डालते हैं, थोड़ा सा अम्ल भी डाल देते हैं, H। इससे क्या होता है, जल के अंदर से विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, और जितनी तेजी से प्रवाहित होगी उतनी जल्दी जल टूटेगा। तो ऐसे मान लो, इसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड। क्या बोलते हैं चीज को, कैथोड, और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। कैथोड वो जिसपे माइनस का चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, और एनोड वाले पे प्लस का चार्ज। जब हम ये इसको क्या कहते हैं, जल में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो बनता है क्या है, H2 + ½ O2। कैसे, एक ही तो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, ½ O2 में। लेकिन अगर तुम यहाँ पे 2 लगा दोगे तब तुम्हारे लिए ज्यादा सही हो जाएगा। क्या, तब तुम लिख सकते हो सर 2H2 + O2। 2 लगा दिया ना, तो अब O2 निकाल सकते हो। क्वेश्चन ये भी आता है, चलो ठीक है, ये तो अभिक्रिया किसकी होगी, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ रहे हैं किसको, जल को। सबको पता है कि जल को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। अगर मेरे पास में यहाँ पे एक ग्लास में पानी है और मैं चाहता हूँ कि वो टूट के किसमें बदल जाए, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो वो होने वाला नहीं है जब तक मैं उसमें क्या नहीं डालूं, इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड और एक एनोड। 2 धातु के रॉड डालते हैं, उनको तार से किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से। बैटरी ऑन कर दो, जैसे ही इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा, वो जल को तोड़ देगी H में और OH में। किसमें, H+ में और OH- में। फिर H पे प्लस चार्ज है तो वो कहाँ जाता है, कैथोड पे। किस पे, क्यों, H पे चार्ज क्या है, प्लस वाले जाते हैं माइनस की तरफ। फिर बनता है इसमें OH-, तो वो कहाँ जाता है, एनोड पे। और फिर आखिरी में टूट के H2 और O2 मिल जाता है तुम्हें। H2 कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा, बताओ, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या था, प्लस, गया कहाँ था, कैथोड पे, मतलब माइनस वाले पे गया था, लेकिन उसका उस इलेक्ट्रोड का नाम तो कैथोड है ना। तो हाइड्रोजन तुम्हें इसी पे मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस हमें कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलती है, तो ऑक्सीजन कहाँ मिली होगी, एनोड। बात खत्म। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो 2 गैसेस प्राप्त होती हैं, उनका नाम बताओ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तुमसे उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं करवाया ना, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उन्होंने तुमसे क्या पूछा, जल में से हमने क्या प्रवाहित कराया, विद्युत धारा। वो तुमसे ये भी कह रहे हैं कि 2 गैसेस प्राप्त होंगी। कितनी गैसेस, नाम बताओ,
इतना आसान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन आगे आप ये भी पूछ सकते हैं कि एक गैस दूसरे से दोगुनी प्राप्त होती है। एक गैस, तो कौन सी गैस है जो दोगुनी प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। तो देखो ऑक्सीजन अगर एक मिला तो ये कितनी मिली? तो हमेशा ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, इसकी मात्रा वो हाइड्रोजन की मात्रा की आधी होती है। ये भी तो कह सकता हूँ मैं। अगर मान लो इस पूरी अभिक्रिया में मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन 20 लीटर मिला है, कितना? 20 लीटर। तो बताओ ऑक्सीजन कितनी मिली है? समझ गए? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बात किसकी थी? जल की। कोई दिक्कत? जल वाला एग्जाम्पल लिख के आओगे, किसमें? विद्युत धारा से हम वियोजन करा रहे हैं। हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा? कैथोड पे। ऑक्सीजन किस पे मिलेगा? एनोड पे। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन की दोगुनी मिलेगी। कितनी मिलेगी? ठीक है। आयतन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, मैथ वाले को तो पता ही होगा ना, वो हमेशा दोगुना होगा किसके? ऑक्सीजन। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को विस्थापित करना, हटाना। कौन किसको हटाता है? जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को। जैसे मान लो मैंने जिंक लिखा और कॉपर सल्फेट लिखा, ठीक है, जलीय विलयन लिखे कॉपर, तो ZnSO4 बन गया, एक्वस, और कॉपर अलग हो गया। वो ये रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो जिंक किसको हटा देगा? कॉपर। एक रिएक्शन होती है बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी? मतलब द्विविस्थापन। द्विविस्थापन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आने के चांसेस पूरे हैं। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का बच्चे एक और नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेप क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। अवक्षेप क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में कोई एक ऐसा यौगिक प्राप्त हो जो उसमें घुल ना पाए, तो क्या होगा? नीचे जमेगा ना वो। मान लो मैंने क्या कहते हैं जल लिया, और जल में मैंने 2 चीजें डाली, दोनों ने रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद कुछ ऐसी चीज बनी जो उस जल में घुल नहीं पा रही है, क्या होगा? वो नीचे जमेगी। उसी यौगिक को जो नीचे जम जाता है, और जमता क्यों है? क्योंकि वो घुल नहीं पाता है, वो घुल नहीं पाता। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जल के अंदर रिएक्शन के बाद 2 यौगिक बना, एक नमक बना, क्या बना? इसका फॉर्मूला है NaCl, और एक और कोई यौगिक बना जिसे मैं मान लेता हूँ X। अब एग्जांपल दूंगा, नमक तो घुल जाता है ना, तो नमक तो नहीं जमेगा नीचे, लेकिन जो X है वो जम जाएगा नीचे, और उसी को तुम क्या बोलोगे? अवक्षेप। उनका कोई ना कोई रंग होता है, कलर होता है। तो ज्यादातर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अवक्षेपण या डबल डिस्प्लेसमेंट से, वो ये वाली रिएक्शन पूछी गई है। ध्यान से देखो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और इसकी अभिक्रिया मतलब सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। AQ का मतलब एक्वस। AQ का मतलब होता है बच्चे एक्वस, AQUOUS, एक्वस। और एक्वस का मतलब होता है जलीय, मतलब तुमने उस चीज को किसमें डाल रखा? जल में। तो उसके लिए शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा? AQ। समझ गए? AQ का मतलब उसके साथ कौन मिला हुआ है? तो Na2SO4 का जलीय विलयन है, इसकी अभिक्रिया तुम कराओगे बेरियम क्लोराइड से। किससे? नाम में कोई दिक्कत? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। अब देखो क्या होगा, सोडियम बेरियम को हटाएगा, बेरियम सोडियम को हटाएगा, कुल मिला के सोडियम की जगह पर बेरियम आ जाएगा और बेरियम की जगह पर सोडियम। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हटा के बेरियम लगा दूं, क्या बना? बेरियम सल्फेट प्लस क्लोरीन के साथ कौन लगा? सोडियम। Na2Cl2 नहीं लिखोगे, 2NaCl लिखोगे। क्या लिखोगे? कहीं तुम सोचो कि सर ने इसकी जगह इसको लिख दिया और जोड़ दिया, तो अब हम Na2 और किसको लिख लें? Cl2 को। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नंबर कट जाएगा। तो इतना तो दिमाग में होना चाहिए कि ये ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? NaCl। अब तुम्हें पता है नमक बना है, नमक तो भूल जाएगा, लेकिन ये जो तुम्हें दिख रहा है बेरियम सल्फेट, ये ऐसे दिखाया जाएगा। स्टील का मतलब क्या है? नीचे जम रहा है, ये दिखाना जरूरी होता है। और फिर लिखोगे कि ये क्या है तुम्हारा? जिसका कलर कैसा होता है? सफेद। तो व्हाइट कलर का एक अवक्षेप प्राप्त होगा।
तो ये एग्जाम्पल तुम दोनों में लिख के आ सकते हो, द्रव्य विस्थापन में भी और अवक्षेपण अभिक्रिया में। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या हुई? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एक यौगिक बनेगा जो उसमें घुल नहीं पाएगा, उसका अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। बाकी तुमने अपनी बुक में कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो कॉपी में लिखा ही होगा ना। मेरा काम है इसे रिवाइज करवाना, तुम्हें याद करवाना। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? एग्जाम्पल जरूर कर लेना। चलो इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा आता है रिडॉक्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दो वर्ड से मिलकर बना है रिडक्शन और देखो चैप्टर टॉपिक तो यही है ना, उसका नाम रेडॉक्स ही है। हिंदी में बस ऐसे लिखा होगा, बताओ। अब तुमने पढ़ा होगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि अपचयन, अरे अपचयन और उपचयन एक ही बात है। या उपचयन कुछ अलग होता है? उपचयन अलग होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो उपचयन वर्ड मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, मैं उसे ऑक्सीकरण मानता हूँ। क्या मानता हूँ? ऑक्सीकरण। दो वर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम में भी जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो तुम्हारे लिए आसान क्या है याद रखना, तुम ये दो वर्ड याद रखो, अपचयन और ऑक्सीकरण। ध्यान में आ रहा है? यस सर। मैं दोबारा समझाता हूँ। तो इंग्लिश में अपचयन को बच्चे बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं? और ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण, सेम ही नाम है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, वो भी ऑक्सीकरण है। ध्यान से देखो, किसी चीज में ऑक्सीजन आके जुड़ गई, तुमने कहा ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन आके नहीं जुड़ रही है और हाइड्रोजन निकल जाए, तब भी वो ऑक्सीकरण नहीं है। इसका उल्टा समझ लो, अपचयन में क्या होगा, फिर हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। कौन आके जुड़ा? नहीं, तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो तुम किसी एक को याद रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तुम मान लो तुमने याद रख लिया कि ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण अगर ऑक्सीजन का जुड़ना है तो दूसरा तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जुड़ने को तुम अपचयन कह रहे हो, याद हो गया। उल्टा अगर हो रहा है, कहीं से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो क्या कहोगे? अपचयन। कैसे? तुम्हें याद आया कि सर ने कहा था कि ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, उल्टा होगा ना, अपचयन होगा। ऐसे तुमने याद किया कि हाइड्रोजन के जुड़ने को हम क्या कह रहे हैं? अपचयन। निकलने को समझ में आ गया? लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पर आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पर होता है बच्चे को? जब तुमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। क्या पूछते हैं? देखो, अपचायक, अपचायक और ऑक्सीकारक, ऑक्सी। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। देखो मैं बता दूं, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें सब याद हो जाएगा। अपचायक हम उसको कहते हैं जिसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? फिर से उल्टा हो गया। जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, उसको तुम अपचायक कहते हो। तो जिसका क्या हो रहा है? अपचयन। जिसका, उसको क्या कहोगे? ऑक्सीकारक। देखो अपचायक कौन है? जिसका क्या हुआ? तो ऑक्सीकारक कौन है? जिसका क्या हुआ? समझ में आ रही बात? नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। CuO प्लस H2, ये रिएक्शन करो, सबने कर रखा होगा। क्या बनेगा? Cu प्लस H2, यही तो बनता है। ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को देखकर तुमसे पूछता हूँ कि बताओ यहाँ पे अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। वर्ड पे ध्यान देना, मैंने ये नहीं पूछा कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, नहीं पूछा। मैंने पूछा ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। तो लेकिन तुम्हें पता तो करना पड़ेगा ना कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है और अपचयन किसका हुआ है। तो तुम देखो इसको, इसके साथ तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ तक आते आते इसका ऑक्सीजन गायब हो गया। आंसर जो भी होता है, एक और चीज ध्यान रखना, ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीकरण, अपचयन, सारे के सारे आंसर लेफ्ट साइड में होता है। किधर होता है? बाएं साइड में। दाहिने साइड में कोई भी आंसर हमारा नहीं। लेकिन देखना पड़ेगा पूरा। तो तुम देखो कि तुमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर। इसमें से ऑक्सीजन निकल गई ना,
यहाँ तक आते आते इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। और ऑक्सीजन के निकलने को तुम क्या बोलते हो, अपचयन। समझ गए? तो तुम पहले लिख लेना इस पे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तुमने लिख लिया इसका क्या हुआ है। अब दूसरे वाले का अगर तुम नहीं भी लिखोगे तब भी तुम्हें मिल जाएगा कि भाई इसका अपचयन हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण ही हुआ होगा। क्या हुआ इसका, इतना तुमने लिख लिया। अब कितना आसान है, देखो मैंने क्या बताया, जिसका अपचयन होगा उसका ऑक्सीकारक है। वो कौन है, ऑक्सीकारक। बस ये ऑक्सीकारक है, ये क्या है, ऑक्सीकारक। तो ये क्या है फिर, अपचायक। ये कौन है, अपचायक। तो ऐसे लिख के नहीं आना होता एग्जाम में। एग्जाम में ये तुमने अपने आप समझ लिया, अब तुम अलग से लिखते हो क्या, ऑक्सीकारक लिख लिया, और नीचे क्या लिखोगे इसके, अपचायक। क्या आंसर आया निकल के बताओ जल्दी से। अपचायक आया सर हमारा, कौन, अपचायक कौन आया बताओ। इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है ना, तो ऑक्सीकारक हो गया। तो ऑक्सीकारक कौन हो गया, CO। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, तो ये क्या हो गया, अपचायक। तो इसके सामने ये दोनों लिखने के बाद ये एलिमेंट इनके सामने लिखोगे तब तुम्हें पूरे 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, नहीं आएगा तब भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। ठीक है, चलो बच्चे बताओ इसमें अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। ये वाला नहीं, नाम बताना होगा। ये कार्बन है, ये जिंक ऑक्साइड है। अब बताओ ऑक्सीकारक कौन है, जिंक तो है ही नहीं इसमें कहीं, जिंक ऑक्साइड। जिंक तो इधर बन रहा है ना, मैंने कहा था आंसर लेफ्ट में होता है, गलत बोलोगे गलत लिखोगे। ठीक है, फिर से तुम क्या करोगे, इतनी जल्दी नहीं करना है, तुम आराम से देखो कि सर इसके पास तो ऑक्सीजन था, यहाँ पर अब नहीं बचा, मतलब इसका ऑक्सीजन निकल गया। निकलने का मतलब इसका अपचयन हुआ है, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अब तुम आराम से बता सकते हो इसका अपचयन हुआ है, तो ये ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक है, और ये अपचायक है। समझ में आ रहा सबके? बाकी और क्वेश्चंस ट्राई कर लेना तुम लोग। ठीक है, बैठ जाओ, बस एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे करके दिखा देंगे। चलो ये तो नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन, इजी होकर। एक तो इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलो कंप्लीट मैं ही कर देता हूँ। तो क्या बनेगा देखो, Pb प्लस CO। ये बताओ ऑक्सीकरण किसका हुआ है। अब मैंने ऑक्सीकारक नहीं पूछा, ऑक्सीकरण पूछा है, किसका हुआ है, कार्बन। ये अकेला था, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल गया, सॉरी CO2 नहीं होगा, CO होगा, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। अब तो कर लोगे ना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हारे। तो फर्स्ट चैप्टर में देखा जाए तो जनरली हमने सब कुछ कर लिया। अब कुछ डेफिनेशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला डेफिनेशन, रेनसिडिटी, कोरोजन। ठीक है, और इसी का पार्ट होता है बच्चे रस्टिंग। कोरोजन जिसे तुम क्या बोलते हो, संक्षारण। संक्षारण मतलब जो धातु होते हैं उनकी जो सतह होती है वो खराब हो जाती है जब वो हवा और नमी के संपर्क में आते हैं, उनकी सतह खराब होने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण होने से उनका कलर आने लगता है अलग। जैसे चांदी के बारे में सबको पता है, काला कलर हो जाता है। हाँ, तो ये सब जरूर कर लेना, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्यों, ये कोरोजन को ही संक्षारण कहते हैं। रस्टिंग, जंग लगना, रस्टिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार लिख लेके इनकी डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, मैं लिखूंगा, टाइम खराब होगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने के लिए है नहीं। ये क्या होती है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता की डेफिनेशन बहुत बार आई हुई है। क्या होता है विकृत गंधिता, आप बताओ बच्चे। सर जो क्रिया ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाती है तो उसमें विशेष गंध आने लगती है, उसको ही ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, काफी हद तक सही है, लेकिन पूरी डेफिनेशन सही नहीं है। अब बताओ। तो जब बसा और तेल को काफी समय तक खुले में रखते हैं, उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तुम्हारी भी डेफिनेशन सही है, लेकिन थोड़ी सी अभी भी गलत है। कोई और विकृत गंधिता को बताया
देखो जैसे आपने बोला कि वसा या तेल इसको हम ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं या खुले में छोड़ देते हैं Yes, sir. तो ऑक्सीकृत हो जाती है। Yes, sir. तुम्हारा डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, तुम्हारा स्टार्ट होगा ऐसे खाद्य पदार्थ, क्योंकि बात की खाद्य पदार्थों की होती है। Yes, sir. भाई तुमने घर पे खाना बनाया रात में, ठीक है, उसमें तुमने सब्जी बनाया, बहुत सारा तेल यूज किया। गर्मियों के टाइम में क्या होता है, सुबह वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हुआ? रोटी तो खराब नहीं होती है। रोटी खराब होती है क्या? नहीं, sir. रात की रोटी आराम से सुबह गर्म करके खा सकते हैं हम। क्या स्मेल आती है उसमें से? नहीं सर। आती है। 5-6 दिन बाद भी उसको फंगस आ जाएगा, लेकिन स्मेल नहीं आती है कोई बेकार से। लेकिन सब्जी में तो आ जाती है। Yes, sir. दोनों में अंतर ये है कि सब्जी में ऑयल यूज हुआ है, Yes. तेल यूज हुआ है, और तेल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे यौगिक बनने लगते हैं जिनकी वजह से उस पूरे का टेस्ट खराब हो गया और उसकी स्मेल खराब हो गई। Yes, तो sir. स्मेल भी चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत करना। इसको खत्म, इसको रोकने के लिए हम अपने खाने को कहाँ पे रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में, Yes, sir. क्योंकि वहाँ का तापमान काफी कम होता है, Yes, sir. तो ऑक्सीकृत नहीं हो पाती है हमारी सब्जी। तो तुम्हारा डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, वसा से और तेल से नहीं, Yes, ऐसे खाद्य ऐसे पदार्थ पदार्थ जिनमें ऑयल या वसा, फैट या वसा होती है, Yes, जब sir. उनको खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका स्मेल और उनका टेस्ट चेंज हो जाता Change हो जाता है। है। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भी यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस अंकल का- चिप्स है, लेज है, कुरकुरे है, तुमने देखा होगा कि इसमें खाने वाला सामान तो थोड़ा सा निकलता है, Yes, sir. पैकेट अच्छी खासी बड़ी सी होती है, Yes, sir. क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का काम है वहां से ऑक्सीजन हटा देती है वो। Yes, sir. जब नाइट्रोजन गैस पैकेट में आती है ना, तो वो किसको हटा देती है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन अगर रहती है अंदर तो क्या होता है? हमारे चिप्स खराब हो जाते हाँ, हैं। sir. नाइट्रोजन खराब नहीं करती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हम एज एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। अब तुम्हारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।